Good Online morning, students. ma'am. Okay, so let's start today's class. Morning. What we have completed yesterday? Pain control, that. Hmm? Yes. Online students, what we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? Pain control, Yes. then surgery, radiation therapy, chemotherapy. Okay. So we have completed pain control, surgery, chemotherapy and radiation therapy. पेन कंट्रोल में हमने उसके कॉजेस देखे थे. कैंसर वाले पेशेंट को क्यों पेन होता है? लिस्ट आउट द कॉजेस. Yes. Online students. Inflammation, necrosis, tumor lysis. Yes. Then. और क्या होता है? Distension of tissue. Okay. Yes. Compression of peripheral nerves or spinal cord. Yes. Then Infiltration. psychological. Yes. Infiltration. Psychological factor. Anxiety, fever. Yes. And लास्ट में ट्रीटमेंट की वजह से भी पेन होता है. ट्रीटमेंट एसोसिएटेड एलिमेंट्स होते हैं. फिर हमने इंटरवेंशन देखी थी. अब चलो बोलो, पेशेंट को पेन हो रहा है, कैंसर वाले पेशेंट को. सो सबसे पहले आप क्या करोगे? Assessment always comes first. So you will assess the pain. What you will assess in pain? Yes. Yes. Mhm. Okay. Online students, what you will assess in pain? पेन में क्या असेस करोगे? Location of pain, then intensity. Quality, Yes. pattern. Yes, and relieving measures. Now, how you will relieve the pain? First of all, first कैसे आप relieve करने का try करोगे? Online students, how you will relieve the pain? Initially, पहले हम क्या चीज करते हैं? पहले किससे रिलीव करने का ट्राई करते हैं? Non-pharmacology. मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड पहले यूज करेंगे. बहुत सारी टेक्निक्स है. गाइडेड इमेजरी, रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग टेक्निक्स है, ये सारी मेडिटेशंस है, ये सारी टेक्निक्स है, वो हम यूज करेंगे. मसाज है, हॉट कोल्ड एप्लीकेशन, सब यूज करके रिलीव करने का ट्राई करेंगे. अगर नहीं रिलीव हो रहा है, देन वी विल मूव फर्दर विद द फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस. फार्माकोलॉजी में भी अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो कैसे रिलीव करना है? ओरली. बट क्या दोगे? ओके. अदर ड्रग्स और क्या दे सकते हैं? एसिटामिनोफेन. यू आर करेक्ट. बट और शायद ऑप्शन में एसिटामिनोफेन नहीं हुआ तो NSAIDs. एनसेड्स एंड सैलिसिलेट्स. इतनी मेडिसिन आप दे सकते हो टू रिलीव द माइल्ड टू मॉडरेट पेन. बट पेन बहुत सीवियर है, सो ये मेडिसिन काम ही नहीं करेगी. पेशेंट का पेन रिलीव ही नहीं होगा एसिटामिनोफेन और उससे. सो सीवियर पेन में हम क्या देते हैं? Opioids. ओपियोइड्स देंगे. एग्जाम्पल्स आर कोडीन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट, मिथाडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, हाइड्रोक्लोराइड. ये सारे ऑप्शंस है, उसके एग्जाम्पल्स है. सो उससे आप दे सकते हो. ओके. हाँ, जब हमें रूट चेंज करना होता है, इनिशियली वी आर गिविंग विथ ओरल रूट. नाउ वी वांट टू गिव द सेम मेडिकेशन वाया अनदर रूट. सो हम सेम डोज नहीं दे सकते. सो उसके लिए एक चार्ट है. व्हाट इज दैट चार्ट? जिससे हमें कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होगी कि ओके, ओरल में इतना देना है, आईवी में इतना, आईएम सबक्यू में इतना देना है. सो वो पता चलेगा. व्हाट इज दैट चार्ट? उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग समथिंग. वो चार्ट को क्या बोलेंगे? Equianalysis comparison. यस, इक्वी एनालिसिस कंपैरिजन चार्ट. ओके. फिर सब मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स देखेंगे. इफेक्टिव हो रही है मेडिकेशन की नहीं, वो देखना है. ओके. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट पेशेंट इज द को रेडिएशन? जितना पेन हो रहा है उस हिसाब से हमें वो मेडिसिन देनी होती है उसको, हमारे हिसाब से हम नहीं दे सकते। यस, कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनमें पेन बहुत ज्यादा होता है, सो जो भी क्लाइंट डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे उतना पेन हो रहा है, वो ही हमें कंसीडर करके पेशेंट को मेडिसिन देनी है। वी कैन नॉट अंडर मेडिकेट द पेशेंट। फिर हमने देखा सर्जरी। सर्जरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ सर्जरी है फॉर द कैंसर। सो फर्स्ट सर्जरी है प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मीन्स हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी का मतलब क्या? एग्जाम में आपको क्वेश्चंस इस पर से नहीं आएंगे, बट क्वेश्चन के अंदर जब क्लाइंट का डेटा लिखा हुआ होता है उसमें लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट को ये कंडीशन थी और उसने प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करवाई, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा तो आप आंसर कैसे करोगे? सो टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी? ऑनलाइन प्रिवेंटिव स्टूडेंट्स, कैंसर। टू प्रिवेंट द कैंसर, लाइक कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। કેન્સર જ્યારે પ્રી મેલિગ્નન્ટ હોય ત્યારે ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंडीशन है उसमें से कैंसर होने के रिस्क बहुत ज्यादा है, सो पहले से ही हम वो प्री मैलिग्नेंट लीजन है, कंडीशन है, उसको ही रिमूव कर देंगे तो कैंसर ना हो। दैट इज प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। व्हाट इज क्योरेटिव सर्जरी? अभी कैंसर नहीं हुआ है। व्हाट इज क्योरेटिव सर्जरी? ट्यूमर है तो उसको निकाल। हाँ, कैंसर हो गया है, अब उसको ठीक करने के लिए, लाइक ट्यूमर निकाल रहे हैं, ऑर्गन निकाल रहे हैं, उतना एरिया निकाल रहे हैं, दैट इज क्योरेटिव। व्हाट इज कंट्रोल सर्जरी, डीबल्किंग सर्जरी, क्रायो रिडक्टिव, साइटो रिडक्टिव सर्जरी? ट्यूमर रिमूव कराने के अर्धो पार्ट। ઓકે, કેમ એવું જ કરવાનું? આખી કેમ ના નીકળી શકે? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, what is control surgery? I don't think you guys are reading at home. ऐसे तो फिर आप कर लोगे इंक्लेक्स पास। લાર્જ પોર્શન ઓફ ટ્યુમર રિમૂવ Again, કરવાનું. okay, why? And then to decrease the number of cancer cells. And then therapies. Uh, chemotherapy and radiation therapy. So why we cannot remove the whole tumor? In some advanced cancers हम पूरी ट्यूमर नहीं निकाल सकते बिकॉज आजू बाजू के भी ऑर्गन्स इन्वाइड हो गए होते हैं। सो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्यूमर का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन निकाल देंगे, सो एटलीस्ट ट्यूमर की साइज कम हो जाए। फिर अगर हम कीमो रेडिएशन देंगे तो वो इफेक्टिव हो गई वो ट्रीटमेंट। अगर बहुत बड़ी ट्यूमर होगी तो कितने डोजेस कीमो के लगेंगे, कितने रेडिएशन के लगेंगे। सो इट्स बेटर टू रिमूव सम पोर्शन ऑफ द ट्यूमर और मेजोरिटी ऑफ पोर्शन हम ट्यूमर का निकाल देंगे, फिर अगर हम कीमो और रेडिएशन देंगे तो वो इफेक्टिव होगा। दिस इज द रीजन। एंड व्हाई वी कैन नॉट रिमूव द होल ट्यूमर? बिकॉज ऑफ एडवांस कैंसर, वो बहुत एडवांस हो गया है, सो अब पूरा नहीं निकाल पाएंगे। सो दिस इज द ऑप्शन। पैलिएटिव सर्जरी मीन्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज पैलिएटिव सर्जरी? पैलिएटिव सर्जरी का मतलब क्या है? जिसको क्रॉनिक कंडीशन है उसको लाइफ इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं. ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं, यस। सो
वी नो कि अब इसको क्योर होने वाला नहीं है, बस हम लाइक फ्रिक्वेंटली कीमो रेडिएशन दे रहे हैं, बट वो ट्यूमर की वजह से जो दूसरे उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक कोई ऑर्गन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है नेक की ट्यूमर की वजह से, तो हम थोड़ा थोड़ा ट्यूमर निकाल रहे हैं, कीमो रेडिएशन दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ना हो, एंड वो जितना भी जिए उतना शांति से जिए, ज्यादा लाइक उसको तकलीफ ना हो. सो दैट इज कॉल्ड एज पैलिएटिव सर्जरी. रिकंस्ट्रक्टिव और रिहेबिलिटेटिव सर्जरी मीन्स रिकंस्ट्रक्शन मतलब मतलब आर्टिफिशियल ओके. अदर स्टूडेंट्स? चलो, पेशेंट को कुछ कोई भी ऑर्गन का कैंसर था, हमने वो निकाल दिया है ना. अभी ऑर्गन निकालेंगे, कुछ पोर्शन ट्यूमर निकालेंगे, तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि वो ऑर्गन का फंक्शन अच्छे से ना हो, और पूरा निकाल देंगे तो होगा ही नहीं. सो टू मैक्सिमाइज इट्स फंक्शन या अपियरेंस मेंटेन करने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी काइंड ऑफ करते हैं. सो एक एग्जांपल दिया है कि ब्रेस्ट सर्जरी में ब्रेस्ट मास्टेक्टोमी करता है तो डॉक्टर ब्रेस्ट के टिश्यूज निकाल देते हैं. सो जस्ट इमेजिन कि पेशेंट को लेफ्ट साइड ही मास्टेक्टोमी किया होगा, सो कितना अनइवन लगेगा, एक ब्रेस्ट होगा एक ब्रेस्ट नहीं होगा. सो टू इम्प्रूव द अपियरेंस हम डॉक्टर आर्टिफिशियल लाइक प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे. सो वो इम्प्रूव होने के लिए, लाइक अपियरेंस इम्प्रूव करने के लिए. बाहर से कुछ ऐसी सर्जरी है तो वो अपियरेंस के लिए होता है, अंदर बॉडी में कुछ किया जाता है तो दैट इज फंक्शन के लिए होता है. सो दिस इज द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. एक दूसरा एग्जांपल, पेशेंट को कोलोन कैंसर होता है, सो डॉक्टर रिमूव करने के लिए पूरा कोलोन निकाल देंगे. अब कोलोन निकाल दिया तो फिर नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्टूल कैसे मेंटेन होगा? सो डॉक्टर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे, दैट इज ओपनिंग बाहर दे देंगे, कोलोस्टॉमी बैग डाल देंगे. सो फंक्शन भी मेंटेन हो गया एंड पेशेंट का काम भी हो गया. सो समटाइम्स फंक्शन मेंटेन के लिए भी होता है, समटाइम्स अपीयरेंस के लिए भी होता है. एडवर्स इफेक्ट सर्जरीज के क्या क्या हो सकते हैं, चलो लिस्ट इट आउट फटाफट. ओके, पेन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, Reduce function as a result of organ loss, ऑर्गन लॉस, यस. loss of function of the specific body part or loss of the body part, बॉडी पार्ट, होल, scarring, यस. यस, देन scarring, यस, एंड लास्ट इज ग्रीविंग होगा पेशेंट को, grieving about altered body image, एंड imposed change in lifestyle, हाँ, बॉडी इमेज उसकी चेंज हो गई है, डिसफिगरमेंट हो गया तो उसकी वजह से ग्रीविंग होगा, लाइफस्टाइल चेंज हो गई उसकी वजह से ग्रीविंग होगा. सो वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर कि पेशेंट जो न्यू नॉर्मल है अब उसके लिए वो अडेप्ट कर पाए. फिर हमने देखा कीमो. Then we have seen chemotherapy. Chemotherapy means insert કરીને हाँ हाँ બટ શું insert કરીને શું કરે? Online students, what is chemotherapy? કેમ મેડિસિન ઇન્સર્ટ કર્યા? કેમિકલનો યુઝ કરીને કેન્સર સેલ્સને રિડ્યુસ કરવાની. हाँ, we are inserting chemicals in form of medications. जो है ड्रग्स के फॉर्म में हम केमिकल्स दे रहे हैं जिसकी मदद से हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे. बट इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है? What is the major drawback of chemotherapy? નોર્મલ સેલ્સ પણ અફેક્ટ થશે. हाँ, हम सिस्टमिक आईवी से दे रहे हैं, सो ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सो सिस्टमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा. बॉडी के सारे सेल्स, नॉर्मल सेल्स भी इसमें ज्यादा डैमेज होते हैं. ओके, और सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं ड्यू टू कीमोथेरेपी? कौन से अफेक्ट होते हैं सेल्स? स्किन, हेयर, hair, lining of the gastrointestinal tract,
Yes. Spermatocytes and hematopoietic cells. हेमेटोपोइक Yes, ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं. ओके, देन कॉम्बिनेशन थेरापी में बायोथेरापी एंड कीमोथेरापी दोनों यूज होता है. डॉक्टर प्लान करेंगे कि कैसे देना है. वी डोंट हैव टू पुट द पेशेंट इन अ nadir phase. Nadir phase means nadir phase means हम कीमो देते हैं तो धीरे धीरे बोन मैरो का फंक्शन डाउन होता जाता है. सो नैडीर मतलब एक ऐसा फेज जब सबसे कम होगा बोन मैरो का फंक्शन, बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा पेशेंट, दैट इज द नैडीर फेज. एंड वी डोंट वांट कि सारी मेडिसिन का टॉक्सिसिटी हो जाए, नैडीर फेज हो जाए. सो डॉक्टर्स ऐसे ही मेडिकेशन कीमोथेरापी की ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि पेशेंट बीच बीच में स्टेबिलाईज भी हो सके. हम कीमो के ड्रग्स दे रहे हैं, माइलो सप्रेशन हो रहा है, फिर थोड़े दिन पेशेंट स्टेबलाइज होगा, फिर हम देंगे. सो वो एक बैलेंस बना रहे. ओके, कॉमन साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी की वजह से क्या क्या होता है? यस, fatigue, alopecia, skin damage, hair loss, ओके, नोजिया, वॉमिटिंग एंड माइलो सप्रेशन हो जाएगा. माइलो सप्रेशन मींस माइलो सप्रेशन का मींस मतलब क्या? सप्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, बोन मैरो सप्रेशन. बोन मैरो का फंक्शन कम हो जाएगा. सो बोन मैरो का काम क्या है? ओनली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो? बोन मैरो का फंक्शन कम हो जाएगा, बोन माइलो सप्रेशन, बट उसका फंक्शन है क्या? क्या? Online students, what is the function of bone marrow? आगे हम कैंसर पढ़ने वाले हैं. यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, फिर आगे हम कैसे पढ़ेंगे कैंसर? Come on students, you are giving NCLEX examination, you should at least have an idea what is the function of bone marrow. Give it a try so I can explain you. बोलो तो सही कुछ. RBC, WBC, body, blood cells, सॉरी, दो जन बोल रहे हैं, एक जन बोल रहा है. blood cells no production. Okay, which blood cells? RBC, WBC, platelets. यस, सो बोन मैरो का फंक्शन है ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना. एंड ब्लड सेल्स कौन से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. सो बोन मैरो का फंक्शन सप्रेस हो जाएगा तो ये सारे सेल्स भी नहीं बनेंगे. सो देयर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी. उसको क्या बोलेंगे? neutropenia, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोपिनिया. डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट thrombocytopenia, एंड डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज की वजह से anemia, अनीमिया. ओके, सो ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है. नेक्स्ट, रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी का मतलब क्या? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, what is radiation therapy? Online students, what is radiation therapy? Cancer cells kills through radiation. हाँ, रेडिएशन का यूज करके हम कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इसका एक फायदा क्या है कि उतने ज्यादा नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स डैमेज नहीं होते हैं रेडिएशन के, बिकॉज हम एक ही जगह पर दे रहे हैं. सो उतने के आसपास के डैमेज होंगे, सारे नहीं होंगे. ओके, उसके भी कॉमन साइड इफेक्ट्स है. लोकल स्किन चेंजेस, पूरी बॉडी के स्किन इरिटेटेड नहीं हो जाती, डैमेज नहीं हो जाती. जहां पर रेडिएशन थेरेपी हम दे रहे हैं उस एरिया की स्किन डैमेज होती है, इरिटेशन हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है,
फटीग होगा, दैट इज द मोस्ट कॉमन, सब वो तो होता ही है। टेस्ट सेंसेशन चला जाएगा, एंड दूसरे साइड इफेक्ट्स वराई करेंगे कि हम कहाँ पर ट्रीटमेंट लाइक कहाँ पर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सर्वाइकल कैंसर है तो रिप्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो जाएगी। जो भी कैंसर के हम जहाँ रेडिएशन दे रहे हैं उसका उतना फंक्शन चेंज होगा। फिर रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप्स से होती है, विच 2 टाइप्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, External and internal radiation. ओके, एक्सटर्नल का दूसरा नाम क्या है? Teletherapy. एलेथेरेपी। टेलीथेरापी, यस। सो एग्जाम में टेलीथेरापी भी लिखा हो सकता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन EBR भी लिखा हो सकता है। सो यू शुड आइडेंटिफाई कि हाँ एक ही है। उसमें क्या होता है, टेलीथेरापी में क्या होगा? उसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जस्ट लाइक सीटी स्कैन जैसा ही इस रेडिएशन का मशीन होता है, और हम बाहर से पेशेंट को रेडिएशन दे रहे हैं। ओके, ये पेशेंट दूसरों के लिए हैजार्डस है? नो। हाँ, पेशेंट अंदर है, रेडिएशन ले रहा है, तब तो रेडिएशन की वजह से ही हैजार्डस है, बट जैसे ही रेडिएशन लेके बाहर निकलता है उसके रिलेटिव उसको रेडिएशन लगेगा? अंदर तो किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं, नॉट इवन द टेक्नीशियंस। वो भी पेशेंट के साथ नहीं होते हैं, वो लीड एप्रन पहन के अलग अंदर होते हैं, जैसे हम सीटी स्कैन में कैसा खड़े रहते हैं वैसे MRI में भी। सो अंदर तो कोई नहीं जा सकता, बट अभी जस्ट पेशेंट रेडिएशन थेरापी लेकर ही बाहर निकला है, सो पेशेंट की वजह से दूसरे लोगों को रेडिएशन लगेगा? नो। ऑनलाइन स्टूडेंट, No. नो, पेशेंट इज नॉट हैजार्डस टू एनीवन। ओके, फिर हमने क्लीनिंग के लिए पेशेंट एजुकेशन देखा था। जस्ट फटाफट पॉइंट लिस्ट आउट कर दो कि क्या क्या होता है, क्या ध्यान रखना होता है पेशेंट को। जहां पर रेडिएशन थेरापी ली है उस जगह पर ध्यान क्या रखना है स्किन का? ओके, रब नहीं करना है, वार्म वाटर से क्लीन करना है, साबुन लगा सकता है पेशेंट? नो। माइल्ड लगाना सोप यूज कर सकते हैं। यस। आइडियली अगर सोप ना यूज करें तो बेटर होगा, बट फिर भी पेशेंट को यूज करना है तो माइल्ड सोप एंड वाटर यूज करना है। ओके, फिर लाइक वो सोप है तो उसको प्रॉपरली पानी से वॉश करना है, हाथ नहीं घिसना है उसके ऊपर। सिर्फ सोप अप्लाई किया ऐसे जेंटली हाथ से, एंड फिर पानी से उसको क्लीन करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है। आफ्टर बाथिंग पेशेंट कैन क्लीन द एरिया while rubbing the towel। तो फिर कैसे क्लीन करेगा? ऐसे वो हैंड पर टैप टैप करके पैटिंग हाँ, मोशन पैट में। ड्राई, यस, पैट ड्राई करना है, रब नहीं करना है। सो पैट ड्राई कर सकता है। देन नहाने के बाद पेशेंट को बॉडी लोशन, पाउडर्स, क्रीम्स ऐसा सब लगा सकता है? नो। हाँ, कोई भी नहीं लगा सकता। उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इरिटेशन, ईचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस ज्यादा हो गई है, सो द पेशेंट विल आस्क टू द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर वो बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक क्रीम लगाओ तो ही लगानी है। खुद से हम उसको लग रहा है कि ड्राइनेस है तो रेगुलर जो बॉडी क्रीम यूज करता है वो नहीं लगा सकता पेशेंट। ओके, फिर कपड़े कैसे पहनने हैं, क्रीम और वो सब लगा दिया, अब वियर नहीं सॉफ्ट लगाना हो। हाँ, क्लोथिंग। ओके, सॉफ्ट क्लोथिंग पहनना है, ऐसे कपड़े कि जो वहां पर टाइट ना हो, ऐसे कंस्ट्रिक्टिव क्लोथ नहीं पहनने हैं, बने इतना खुले कपड़े पहनना है। एंड कुछ भी लाइक कपड़ा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ पेशेंट कैन गो आउटडोर्स, पेशेंट बाहर जा सकता है? हाँ। हाँ, जा तो सकता है, तो बट कैसे जाएगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जाएगा कैसे, कब जाएगा, बेस्ट टाइम? 10 વાગ્યા પહેલા અને 4 વાગ્યા પછી. हाँ, बिफोर 10, आफ्टर 4। बट अगर बीच में उसको जाना है तो प्रॉपर कवर करके रखना है। कवर करके जा सकता है और छाव में, अम्ब्रेला लेके अम्ब्रेला, भी जा सकते हैं। हाँ। यस। सो इन शॉर्ट जो स्किन है उसको स्कन के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, ज्यादा इरिटेशन होगा। ज्यादा हीट भी, लाइक डायरेक्ट हीट भी नहीं लेनी है वो स्किन पर। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर हमने देखा ब्रेकी थेरापी। ब्रेकी थेरापी मीन्स
Online students, what is brachytherapy? Direct continuous contact with tumor tissue for the specific time. हाँ, पर मतलब क्या? रेडिएशन गिविंग इंटरनली। हाँ, हम अंदर से ही पेशेंट को रेडिएशन दे रहे हैं, सो बाहर कुछ भी डिवाइस नहीं है, पेशेंट के अंदर ही हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल इम्प्लांट कर दिया है, अभी वो ही अंदर डायरेक्ट रेडिएशन देगा और बहुत छोटा होता है, कैप्सूल सीड्स माइक्रोस्फीयर जितना होता है। ब्रेकी थेरापी में भी दो टाइप के रेडिएशन सोर्स होते हैं, विच टू? Seal or unseal. Sealed or unsealed. Okay, if we are using unsealed radiation therapy, is the patient is hazardous to others? यस। Okay, what about excreta of the patient? What about excreta? Is the excreta harmful or hazardous for others? यस। Obviously yes, because वो unsealed है, एक ही जगह पर नहीं रहेगा, वो बॉडी में फ्लोट हो, मतलब बॉडी में सर्कुलेट होगा एंड पेशेंट की एक्सक्रीटा में से, यूरिन स्टूल में से वो एक्सक्रीट होगा। सो कॉमन टॉयलेट हम यूज नहीं कर सकते जब तक वो पेशेंट की बॉडी में है। आइडियली 48 आवर्स के बाद वो बॉडी छोड़ देता है जो रेडिएशन सोर्स है वो, फिर उसके बाद आपको यूज करना है कॉमन वॉशरूम और वो तो हम कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट भी हैजार्डस नहीं रहेगा बिकॉज उसकी बॉडी में है ही नहीं, वो इम्प्लांट ही नहीं है। और लाइक सील्ड हम यूज कर रहे हैं तो बट पेशेंट, yes, is the patient or excreta hazardous to others in sealed No. radiation? दोनों हार्मफुल नहीं है, पेशेंट से भी रेडिएशन नहीं लगेगा, एक्सक्रीटा से भी नहीं लगेगा, राइट? ओके, सो अनसील्ड में पेशेंट से रेडिएशन लगता है, एक्सक्रीटा से भी रेडिएशन लगता है, सील्ड में पेशेंट से एक्सक्रीटा से दोनों से रेडिएशन नहीं लगेगा। फिर हमने उसके टाइप्स देखे, टाइप्स में परमानेंट, टेम्पररी, हाई डोज, लो डोज देखा। परमानेंट मीन्स ज्यादा देर तक पेशेंट की बॉडी में रहेगा, टेम्पररी कम टाइम तक पेशेंट की बॉडी में रहेगा, हाई डोज में कम टाइम के लिए हाई डोज में हम पेशेंट की बॉडी में देकर देते हैं डोजेस। लो डोज में हॉस्पिटल में रहेगा पेशेंट, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, 10 से 15 मिनट नहीं, 2 दिन तक हम पेशेंट की बॉडी में रखेंगे और लो डोजेस डिलीवर करते रहेंगे। ये उसके टाइप्स है। ओके, फिर एक सिचुएशन है कि आपका पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में से हमने यूज किया था सील्ड रेडिएशन सोर्स, बट वो निकल गया बॉडी से बाहर, and you enter the patient room and you have seen that the source is lying on the bed, so क्या करोगे? Online students, what you will do? लॉन्ग हैंडेड आरसी से लीड कंटेनर में रखेंगे। हाँ, हम खुद से हाथ से नहीं पकड़ सकते, लीड कंटेनर में ही रखना है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, साटा क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें सिर्फ कंटेनर लिखा होगा तो दैट वुड बी द रॉन्ग आंसर। लीड कंटेनर होना चाहिए, या तो ऐसा लिखा होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट कंटेनर, लाइक उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सिर्फ कंटेनर लिखा है सो डोंट सिलेक्ट, एक वर्ड की वजह से आपका आंसर चेंज हो सकता है, सो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड फिर इन्फॉर्म करना भी होगा हमें कि ऐसे निकल गया है, फिर वो लोग देखेंगे। दूसरी क्या हमें ध्यान रखना होता है जब भी पेशेंट को ये सेल्ड रेडिएशन सोर्स या ब्रेकी थेरापी ले रहा है पेशेंट, तो क्या ध्यान रखोगे आप? ओके, कोई भी मेंबर रूम के अंदर नहीं जा सकता है। अगर आप केयर देने जा रहे हो तो आप ऐसे ही जाओगे, लीड एप्रन पहन के ही हमें जाना होता है। यस, एंड कितनी देर तक हम पेशेंट के साथ पूरी शिफ्ट में रह सकते हैं? 30 minutes. 30 मिनट्स, ज्यादा टाइम मत रहो। एंड जो भी पेशेंट्स को केयर कर रहे हैं उनको एक चीज पहननी पड़ती है लीड एप्रॉन के साथ साथ, डोसीमीटर फिल्म बैज, जिससे पता चलेगा कि कितना रेडिएशन लगा है।
ओके, एक ही रेगुलर स्टाफ ही पेशेंट को केयर करता रहेगा? नो। नो। एक ही पेशेंट को हम बार बार रेडिएशन, एक ही नर्स को बार बार रेडिएशन नहीं एक्सपोज करवा सकते, तो हमें वो रोटेशन करना होगा, आज इसने दिया कल कोई और, तीसरे दिन कोई और। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। प्रेग्नेंट नर्स केयर कर सकती है? नो। No. वन नर्स, जो शी इज नॉट प्रेग्नेंट नहीं है वो, बट शी इज प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग कर रही है, और शी इज प्लानिंग कि विद इन 1 or 2 months शी वांट टू गेट प्रेग्नेंट। तो अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है, सो वो पेशेंट के रूम में जा सकती है? नो। No. नहीं। नो, नॉट, बिकॉज शी इज प्लानिंग टू कंसीव, तो भी वो नहीं जा सकती। और कौन कौन नहीं जा सकते? विजिटर्स में भी चलो, कौन नहीं जा सकता? ओके, ओल्डर पीपल नहीं जा सकते। देन यंगर देन 16 years, छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते, ओल्डर पीपल भी नहीं जा सकते। सो वो ध्यान रखना होगा। विजिटर्स आते हैं तो वो भी कितना टाइम तक पेशेंट के साथ बैठ सकते हैं? 30 minutes। पेशेंट के बाजू में 6 feet अवे बैठेंगे। ओके, रूम के बाहर हैजार्डस साइन भी लगा देना है कि कोई भी गलती से अंदर अचानक से एंटर ना हो जाए। रूम के दरवाजे बंद रखना है। यू हैव टू कीप योर टास्क इन सच अ मैनर कि आप एक ही बार में जाके कंप्लीट करके आओ। ओके, देन रिमूवल के बाद, if we are removing the sealed radiation source, now the patient is hazardous to others? Yes or no? No. No, patient is not hazardous to others. And we have to like, अगर पेशेंट को सर्वाइकल और वजाइनल इम्प्लांट किया हुआ है तो कब से सेक्सुअल इंटरकोर्स रेज्यूम करना है वो पीएससीपी बताएंगे। एंड एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर रिमूवल, उसको पहले वजाइनल या सर्वाइकल इम्प्लांट किया था, अब रिमूव कर दिया है, तो क्या सिम्टम्स घर पे जाके दिखते हैं, तो पेशेंट को पीएससीपी को बताना होगा। तो लाइक सीवियर डायरिया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिथ्रल बर्निंग फॉर मोर देन 24 hours, हेमेच्यूरिया है, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग है, एक्सट्रीम फटीग, एब्डोमिनल पेन, फीवर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहीट और अदर साइंस ऑफ इन्फेक्शन दिखते हैं, सो इमीडिएटली पीएससीपी को बताना होगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू वर स्लीपिंग। सील्ड रेडिएशन सोर्स में मैंने कुछ बोला था, व्हाट आई हैव स्पोकन, मैंने क्या बोला था हैजार्डस के बारे में? अनसील्ड में हैजार्डस नहीं हो सकता हमें। Okay, patient is also not hazardous and excreta is also not hazardous. Right now? No. Excreta hazardous. Excreta is hazardous, but patient is not hazardous. Patient is also hazardous. Excreta is also hazardous, patient is also hazardous to others. I am getting confused. Tell me, what happens in sealed radiation source? Sealed वाला हम source use कर रहे तो क्या होगा? Patient is hazardous to others or not? First of all, tell me. Yes, ma'am. Patient, हाँ, पेशेंट के अंदर से दूसरे को रेडिएशन लगेगा कि नहीं लगे? तो ऑब्वियसली लगेगा, उसके अंदर है रेडिएशन सोर्स, तो दूसरे को तो हैजार्डस होगा ही। एंड एक्सक्रीटा, No. एक्सक्रीटा इज नॉट हैजार्डस बिकॉज वो सील्ड है, एक ही जगह पर है, उसके बॉडी फ्लूइड्स में मिक्स नहीं होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा है कि पेशेंट वाज यूजिंग, पेशेंट के ऊपर हमने अनसील्ड या सील्ड रेडिएशन किया है, सो विच इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट? सो आपने सील्ड यूज किया है एंड यू आर टेकिंग द ऑप्शन कि पेशेंट का सेपरेट टॉयलेट बाथरूम रखेंगे, सो दैट इज नॉट करेक्ट। इतना पता होना चाहिए कि उसमें हैजार्डस नहीं है। सो ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आएंगे, कभी भी सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपको एमप्लेक्स में। सो डोंट फॉरगेट दिस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No. ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हम ये पूरा टॉपिक एक साथ कंप्लीट करेंगे। हेमेटोपोइक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन वो बड़ा है, सो ब्रेक बीच में नहीं लेगी। लेट्स टेक मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद हम देखेंगे।
Online students, please come back from break. Should we start now? Yes or no? Yes. Okay. So next is hematopoietic stem cell transplantation. ये सुना हुआ है कभी? स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ऐसा कुछ? ओके चलो लेट्स ब्रेक इट आउट. हिमेटोपोएटिक मतलब, पोएसिस का मतलब क्या होता है? पोएसिस का मतलब क्या होगा? और ये उसका ही वर्ड है पोएटिक. हीम. ओके चलो, हीम वर्ड किसके लिए यूज होता है? इट इंडिकेट्स, व्हाट डज इट इंडिकेट ऑनलाइन Blood. स्टूडेंट्स? ब्लड. ओके. बट हाँ, और पोएसिस का मतलब? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन. यस, प्रोडक्शन. सो जब ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, उसको हम हिमेटोपोएसिस बोलते हैं. और ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. सो मतलब क्या हुआ? कुछ आइडिया अब लगा? यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी आइडिया अब लगा कुछ? व्हाट इज हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन? आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ऐसे लिख कर आया है और ब्रैकेट में लिखा है कि ये हुआ है, सो उसका मतलब क्या समझोगे? क्या हुआ है पेशेंट के साथ? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मतलब स्टेम सेल्स ऐसे एक बेसिक सेल्स होते हैं जिसकी मदद से बहुत सारे वेरियस सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं. आपने देखा होगा कि अभी एक ट्रेंड है, जब भी बेबी बॉर्न होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं बेबी के, एंड वो प्रिजर्व किए जाते हैं. सो लेटर ऑन जब वो चाइल्ड बड़ा हो जाए और उसको कुछ भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो, लाइक कैंसर भी हो, तो वो स्टेम सेल से वो ठीक किया जा सकता है. सबसे पहले वो चीज ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रमोट की थी. आर्याध्या है उसकी जो डॉटर, उसका उसने स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवाया है. एंड शी प्रमोटेड दिस थिंग इन इंडिया कि ऐसा हो सकता है. सो स्टेम सेल्स मतलब बेसिक जर्मिनेटिव सेल्स बोलते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें बनती है. बट ये स्टेम सेल्स कौन से हैं? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रोडक्शन वाले स्टेम सेल्स. सो हम उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. गॉट इट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. सो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, हम ऐसे स्टेम सेल्स ले रहे हैं जिसमें से ब्लड प्रोडक्शन हो. कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? सो फर्स्ट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. हमें पता है बोन मैरो में से ही ब्लड प्रोडक्शन होता है. बोन मैरो होता कहाँ पर है? बोन मैरो कहाँ होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो बहुत बार सुना होगा आई गेस. ये बोन मैरो होता कहाँ पर है? उसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है आपको उसकी लोकेशन. Inside the bones. इनसाइड द बोन्स. कोई भी बोन्स के अंदर बीच में एक मैरो होता है, दैट इज बोन मैरो. वो मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स, ऐसे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो बोन मैरो बोन का जो मैरो होता है वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. दूसरी चीज है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. जो ये सर्कुलेटिंग ब्लड है ना, उसमें भी स्टेम सेल्स होते हैं कुछ कुछ. सो डायरेक्टली वो पेरिफेरल ब्लड में से ही हम स्टेम सेल लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. सो दो मेथड है हमारे पास. इधर डायरेक्टली बोन मैरो निकाल कर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या पेरिफेरल ब्लड निकाल के हम उसमें से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. हाँ, बट ये जो पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, बिकॉज हमें सब कुछ फिल्टर करना होगा. वी डोंट वांट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वी वांट ओनली स्टेम सेल्स. सो उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है. सो ये दो चीजें हैं जिसमें से हम स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं. So BMT, bone marrow transplantation, and TBSCT are procedures that replace the stem cells that have been destroyed by high doses of chemotherapy and radiation therapy. Yes,
जब पेशेंट को हाई डोज ऑफ कीमो दिया गया, हाई डोज ऑफ रेडिएशन थेरेपी दिया गया, सो उसके स्टेम सेल्स डीजनरेट हो गए। अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट प्रोडक्शन नहीं होता है, सो वी वांट टू डू द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो ये दोनों प्रोसीजर बोन मैरो में से निकालकर, पेरिफेरल ब्लड में से निकालकर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में। BMT and PBSCT are most commonly used in the treatment of leukemia, lymphoma, but are also used to treat other cancers such as neuroblastoma and multiple myeloma. Yes, आपने देखा होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और PBSCT सबसे ज्यादा जो ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया, उसमें लिम्फोमा उसमें ज्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही किया जा सकता है। बहुत सारे कैंसर्स की ट्रीटमेंट में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, लाइक न्यूरोब्लास्टोमा, मल्टीपल माइलोमा। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि कैंसर कोई और था, कोई भी कैंसर, बट कीमो और रेडिएशन की वजह से माइलो सप्रेशन हुआ है, फिर भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। The goal of the treatment is to rid the client of all leukemic or other malignant cells through treatment with high doses of chemotherapy and whole body irradiation. Yes, हमारा मेन गोल क्या है? Why we want to do this stem cell transplantation? हमें क्यों करना है? हमें क्लाइंट को निकालना है वो जो सारे ल्यूकेमिक सेल्स हो गए, मतलब अब सारे सेल्स कम हो गए हैं, बहुत कम हो गया, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो वी वांट टू रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम दैट फेज। जो क्यों हुआ? ड्यू टू हाई डोज ऑफ कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, होल बॉडी रेडिएशन थेरापी की वजह से उसकी जो सेल्स है वो इतने कम हो गए और ये प्रॉब्लम हुआ, ल्यूकेमिया डेवलप हो गया। ल्यूकेमिया का सिंपल मतलब वही होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी कम हो जाएंगे। सो उसमें से निकालने के लिए हम पेशेंट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। Because these treatments are damaging to bone marrow cells, without the replacement of blood forming stem cell function through transplantation, the client would die of infection or hemorrhage. Yes, ये जो ट्रीटमेंट है ना, कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी, ये ट्रीटमेंट की वजह से बोन मैरो के सेल्स डैमेज हो जाते हैं पर्सन के। अगर हम ये रिप्लेस नहीं करेंगे, ये स्टेम सेल फंक्शन जो ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स है, अगर वो हम ट्रांसप्लांटेशन की मदद से पेशेंट के अंदर रिप्लेस नहीं करेंगे तो पेशेंट की इन्फेक्शन एंड हेमरेज से ही डेथ हो जाएगी। बिकॉज न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा तो हेमरेज हो जाएगा, तो पेशेंट उससे ही मर जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। एंड कहाँ से कर सकते हैं? बोन मैरो में से या पेरिफेरल ब्लड में से हम कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डोनर स्टेम सेल्स। कौन कौन स्टेम सेल्स डोनेट कर सकता है? स्टेम सेल्स अभी दिमाग में एक ही स्टेम सेल्स जिसमें से ब्लड बने वो स्टेम सेल्स की बात हो रही है। सो कौन कौन लोग ब्लड स्टेम सेल्स डोनेट कर सकते हैं? सो फर्स्ट इज एलोजेनिक डोनर। एलोजेनिक डोनर मतलब हमने ये पढ़ा था आगे, स्किन बर्न्स में पढ़ा था, है ना? एलोजीनस, ऑटोलोगस डोनर, ऐसा सब पढ़ा था। एलोजेनिक में क्या था? बूस्ट योर ब्रेन, ओल्ड स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओल्ड From स्टूडेंट्स, another कॉम्प्लेक्स। person. हाँ, फ्रॉम अनदर पर्सन, दैट इज एलोजेनिक। पेशेंट खुद नहीं है, बट जो भी पर्सन है वो पर्सन इंसान है, सो दूसरे पर्सन में से हम ले रहे हैं, दैट इज एलोजेनिक डोनर। सो स्टेम सेल डोनर यूज यूजुअली सिबलिंग, भाई बहन भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, या तो कुछ नॉन रिलेटेड पर्सन जिसका पेशेंट के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है बट मैच हो गया है तो भी डोनेट कर सकता है। सो कोई भी, मतलब पर्सन के सिवाय कोई भी है, भाई बहन, मम्मी पापा, दूर का रिश्तेदार या कोई रिश्तेदार भी ना हो तो भी ऐसा हो सकता है। सिंजेनिक, सिंजेनिक मतलब कौन कौन से पर्सन में से हम स्टेम सेल लेंगे? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब नॉन आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। मतलब क्या? भाई बहन तो सिबलिंग्स ना था, सिबलिंग्स એટલે ભાઈ બહેન, સગા ભાઈ બહેન હોય ને આપણે સિબલિંગ્સ કહીએ। सो आइडेंटिकल ट्विन और नॉन आइडेंटिकल ट्विन में डिफरेंस क्या है? मैटरनिटी में हमने पढ़ा था। appearance same was, सॉरी, आइडेंटिकल ट्विन्स में appearance same was, one is ओके, कुछ
एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जिससे हम डिफाइन कर सके कि इसको आइडेंटिकल बोलते हैं, समटाइम्स नॉट आइडेंटिकल ट्विंस वाले भी सिमिलर दिखते हैं। सिमिलर सेक्स। एक ही प्लेसेंटा सेम हो। टाइम में बॉर्न। नो, सेम टाइम नहीं। एक प्लेसेंटा में से दो बेबीज को ब्लड डोनेट। ओके, सेम एक सेक्स। एक ओवम है एंड 2 स्पर्म है, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस ऑलवेज दोनों सेम जेंडर के होंगे, इधर दोनों मेल होंगे या फीमेल होंगे, बिकॉज ओवम एक ही था और उसमें से 2 बेबीज बने, बिकॉज 2 स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में 2 ओवम एंड 2 स्पर्म्स होंगे। सो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ऑपोजिट के भी हो सकते हैं, बिकॉज दोनों ओवम एंड स्पर्म अलग अलग है। मेल फीमेल भी हो सकता है, मेल मेल फीमेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। सो सिंजेनिक में आइडेंटिकल ट्वीन का ही बोन मैरो चलेगा, मतलब सेम लाइक एक ही ओवम से दोनों बॉर्न हुए हैं, वो सेम जेंडर के होंगे। नॉन आइडेंटिकल ट्वीन का नहीं चलेगा, वो सिबलिंग है, नहीं चलेगा। आइडेंटिकल ट्वीन का ही हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड एज सिंजेनिक डोनर। पता चला? यस मैम। नेक्स्ट इज ऑटोलोगस। ऑटोलोगस मीन्स, ऑटोलोगस मतलब वंश में हमने देखा था ऑटोलोगस, पोतानाज। प्लांट। यस, खुद का ही स्टेम सेल्स खुद यूज कर रहा है। सो कैसे? ऑटोलोगस डोनेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे कॉमन टाइप यूज होती है। क्लाइंट रिसीव देयर ओन स्टेम सेल्स, उसके खुद के ही स्टेम सेल्स वो रिसीव कर रहा है, बट कैसे? द स्टेम सेल्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग डिजीज रेमिशन। रेमिशन मतलब स्टेबल पीरियड में उसके स्टेम सेल्स निकाल दिए थे और हमने उसको स्टोर कर दिए, कि जब उसको लाइक अभी पेशेंट स्टेबल है तो अभी बोन माइलो सप्रेशन उतना हुआ नहीं है, सो क्या करते हैं, चलो निकाल देते हैं, सो फ्यूचर में काम लगेगा, फ्यूचर में उसकी माइलो सप्रेशन हो जाएगा तो उसके सेल्स काम लगेंगे। सो जब पेशेंट रेमिशन पीरियड में होता है, स्टेबल होता है, तब उसके स्टेम सेल्स निकाल कर हार्वेस्ट करके उसको फ्रोजन किया जाता है स्टोर करने के लिए। एंड देन लेटर ऑन जब पेशेंट को माइलो सप्रेशन हो जाएगा तब हम री इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर, दैट इज ऑटोलोगस डोनर। सो ये 3 टाइप के डोनर होते हैं। ओके, अभी प्रोसीजर कैसे होती है, स्टेम सेल्स निकाले कैसे जाते हैं? नो डाउट हमारा काम नहीं है वो निकाल के प्रोसीजर सब कुछ करना, बट दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कैसे ये स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, क्या होता है उसमें, प्रोसीजर क्या है पूरी। सो पहले होता है हार्वेस्टमेंट। हार्वेस्टमेंट आपने फार्मिंग में सुना होगा कि गेहूं की खेती होती है, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, सब गेहूं अलग करते हैं एंड लाइक जो उसका कचरा है वो अलग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। हमें जो काम की चीज चाहिए वो हम निकाल रहे हैं, बाकी का सब कुछ निकाल दे रहे हैं, वो हमें जो चाहिए वो ही हम ले लेंगे, so that is called as harvesting. So the stem cells used in PBSCT come from the blood stream in a 4 to 6 hour process called apheresis और leukapheresis. Okay, जो ब्लड्स में से, पेरिफेरल ब्लड में से हम जो स्टेम सेल्स ले रहे हैं, वो स्टेम सेल्स हमें कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर पूरी एक प्रोसेस होती है जिसको हम एफेरेसिस भी बोलते हैं या तो ल्यूकाफेरेसिस भी बोलते हैं। ये 4 से 6 घंटे की तो एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में होता क्या है, the blood is removed through the central venous catheter and apheresis machine removes the stem cells and return the remainder of the blood to the donor. अभी डोनर है, वो डोनेट करने के लिए बैठा है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल चलो भाई बहन है और ब्रदर है, उसको डोनेट करना है, सो वो बैठेगा ब्लड डोनेशन के जैसे ही, उसको सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा, सीबीपी लाइन ली जाएगी और उसमें से ब्लड निकाला जाएगा। फिर एक मशीन होता है, डायलिसिस का कैसा मशीन होता है, वो मशीन होता है जिसमें ब्लड जाएगा। मशीन क्या करेगी, ब्लड में से स्टेम सेल्स चुन चुन कर निकाल लेगी और पूरा ब्लड वापस से पेशेंट को दे दिया जाएगा। सो ऐसे करके 4 से 6 घंटे में स्टेम सेल्स मशीन ने कलेक्ट कर लिए, अब वो स्टेम सेल्स हम पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। सो ऐसे हार्वेस्टिंग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। Okay. In BMT, marrow is harvested through multiple aspirations from the iliac crest to retrieve sufficient bone marrow for the transplant. Yes.
अभी ये पेरिफेरल ब्लड की प्रोसेस देखिए कि मशीन होता है जिसमें एफेरेसिस बोलते हैं, वो मशीन से ही सब सेपरेट हो जाएगा। बट अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मेथड यूज करें तो उसमें क्या होगा, डॉक्टर से ना वो एक नीडल इंजेक्शन ऐसा होता है, नीडल जैसे ही वो सीधा बोन के सेंटर में इंसर्ट करेंगे। वो बहुत हार्ड होता है, जो हम रेगुलर नीडल यूज करते हैं वैसी तो बोन के अंदर जा भी नहीं पाएगी, सो वो हार्ड होती है, बड़ी होती है। बोन की कोई भी बोन है, लाइक फीमर बोन है, सारे बोन्स के सेंटर में मैरो होता है। सो यहाँ पर दिखाया गया है कि इलियाक क्रेस्ट, ये जो विंग जैसा बोन होता है, सो दैट इज इलियाक क्रेस्ट पेल्विस का। सो इलियाक क्रेस्ट के अंदर बहुत मल्टीपल टाइम्स ऐसे डॉक्टर्स इंसर्ट करेंगे निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे निकालेंगे। सो जब तक सफिशिएंट मैरो डॉक्टर निकाल नहीं लेते तब तक वो मल्टीपल एस्पिरेशंस करेंगे, नीडल डाल के निकालेंगे मल्टीपल टाइम्स, जब तक कि उसको हाँ कि अब इतना मैरो काम का है, इतना मैरो सफिशिएंट है। मैरो में बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं, सो इसको हार्वेस्टेशन की और उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जैसे ब्लड में करते थे। सो मैरो एक बार पूरा सफिशिएंट निकाल दिया, उसके बाद उसको सिर्फ फिल्टर करना होता है। मैरो फ्रॉम द क्लाइंट इज फिल्टर्ड फॉर रेसिडुअल कैंसर सेल्स। यस, ये मैरो फॉर एग्जांपल, चलो पेशेंट के खुद के ही लिए है सेल्स, तो उसमें मैरो में हेल्दी सेल्स भी होंगे, कैंसीरियस सेल्स भी होंगे। सो फिर तब उसको फिल्टर करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर हमने हेल्दी पेशेंट में से लिया है तो उसको कैंसर नहीं है तो नो फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्टली हम इंफ्यूज कर सकते हैं। एलोजेनिक मैरो इज ट्रांसफ्यूज्ड इमीडिएटली। यस, एलोजेनिक मतलब कोई और पर्सन, हेल्दी पर्सन अगर डोनेट कर रहा है तो उसको इमीडिएटली जैसे ही हमने लिया मैरो वैसे ही दूसरे पेशेंट, जो पेशेंट है उसके अंदर ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ऑटोलोगस मैरो इज फ्रोजन फॉर लेटर यूज, दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ऑटोलोगस है, पेशेंट का खुद का है, सो निकाल कर फिर से डालने का क्या मतलब, सो उसको स्टोर किया जाता है और जब कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सो उसको स्टोर किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है एंड फिर लेटर और इंफ्यूज करेंगे। हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर इनिशिएटिंग द कंडीशनिंग रेजिमेन। यस, हार्वेस्टिंग पहले करना होता है, मतलब सेपरेशन। कंडीशनिंग रेजिमेन, कंडीशनिंग रेजिमेन क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं कि कंडीशनिंग का मतलब क्या है, नीचे का टॉपिक। बट वो कंडीशनिंग स्टार्ट करने से पहले ही हार्वेस्ट करके हम अलग कर लेते हैं स्टेम सेल्स ब्लड में से। What is conditioning? Conditioning refers to an immunosuppression therapy regimen used to eradicate all malignant cell, provide a state of immunosuppression and create a space in the bone marrow for engraftment of a new marrow. Okay. कंडीशनिंग में क्या होता है, हम पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन करते हैं जानबूझकर। क्यों डाउन करते हैं, कि जो मैलिग्नेंट सेल है, कैंसरियस सेल है, वो निकल जाए एंड पेशेंट एक इम्यूनोसप्रेशन फेज में आ जाए। फिर उसकी बोन में एक स्पेस क्रिएट की जाती है, एक जगह क्रिएट की जाती है कि हम नया मैरो इंसर्ट करेंगे तो नए मैरो के लिए जगह तो बनानी है हमें। सो दैट इज व्हाई वी आर ट्रांसप्लांटेशन है तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी डाउन करनी ही पड़ेगी। सो पेशेंट की हम इम्यूनो सप्रेशन करते हैं, ऑब्वियसली कीमो एंड रेडिएशन देकर ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन ही थी। सो कंडीशनिंग का मतलब हम इम्यूनिटी डाउन कर रहे हैं, मैरो में जगह क्रिएट कर रहे हैं बोन के अंदर कि नया मैरो हम इंसर्ट कर सके। गॉट इट? और ये कंडीशनिंग करने से पहले, इम्यूनो सप्रेशन करने से पहले हमें वो हार्वेस्टिंग कर लेना है, वरना आप इम्यूनो सप्रेशन करोगे तो अच्छे सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे। सो पहले निकाल दो सेल, फिर पेशेंट को कंडीशनिंग करो, उसकी इम्यूनिटी डाउन करो, बोन मैरो को ऐसे बोन को खाली करो, स्पेस करो, फिर जो हार्वेस्टेड ऑलरेडी किया हुआ था वो फिर अंदर इम्प्लांट कर दो। सो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग। अब सब कुछ हो गया, पेशेंट रेडी भी हो गया, उसकी बोन के अंदर जगह भी क्रिएट कर ली हमने, स्पेस भी क्रिएट कर ली नया मैरो डालने के लिए। नाउ द डॉक्टर्स विल डू द ट्रांसप्लांटेशन, अब नया मैरो अंदर इंसर्ट करेंगे। स्टेम सेल्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू द क्लाइंट सेंट्रल लाइन इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यस, अब ये जो स्टेम सेल्स हमने हार्वेस्ट किए थे, अब वो पेशेंट के अंदर जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वैसे ही सेम, बट सेंट्रल लाइन से, नॉट पेरिफेरल, मेन जो सेंट्रल लाइन है उससे सीधा स्टेम सेल्स ब्लड के अंदर ही हम छोड़ देंगे। स्टेम सेल्स में बी एडमिनिस्टर by IV infusion or by IV push directly into the central line. Yes, IV infusion से या IV push से भी हम डायरेक्टली सेंट्रल लाइन में स्टेम सेल्स दे सकते हैं, बट इन शॉर्ट सेंट्रल लाइन में हमें देना होगा, फिर होगा एनग्राफ्टमेंट। अभी ये स्टेम सेल्स है ना, ब्लड के अंदर भी होते हैं एंड वो मेजोरिटी स्टेम सेल्स ट्रैवल करके बोन मैरो तक चले जाएंगे, फिर बोन मैरो में जाके अब वो ग्रो होंगे, उनकी जगह है वो।
सो एनग्राफ्टमेंट, ट्रांसप्लांटेशन हो जाने के बाद वहां पर अटैच होना, नॉर्मल फंक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज एनग्राफ्टमेंट। सो अब वहां पर एनग्राफ्टमेंट होगा। द ट्रांसफ्यूज स्टेम सेल्स मूव टू द मैरो फॉर्मिंग साइट्स ऑफ द रेसिपिएंट्स। अब जो रिसीवर है, जिसने रिसीव किया है, उसके बोन के मैरो में चले जाएंगे सारे ट्रांसफ्यूज सेल्स एंड फिर वहां पर वो ग्रो होंगे। सो एनग्राफ्टमेंट occurs when the WBC erythrocytes and platelet counts begins to rise। हमें कैसे पता चलेगा कि एनग्राफ्टमेंट हो गया है अच्छे से? हमने तो ट्रांसप्लांट कर दिया, ट्रांसप्लांटेशन हो जाने के बाद एनग्राफ्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब धीरे धीरे पेशेंट के WBC प्लेटलेट्स एंड RBCs बढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ओके एनग्राफ्टमेंट हो गया है। अब व्हेन सक्सेसफुल द एनग्राफ्टमेंट प्रोसेस टेक्स 2 to 5 weeks। यस, हमने एक बार ट्रांसप्लांट कर दिया, ब्लड के अंदर हमने सेंट्रल लाइन से इंजेक्ट कर दिए सारे स्टेम सेल्स, बट वो प्रॉपरली बोन मैरो में जाएंगे, फिर वहां पर एडजस्ट होके ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। सो ये सारी टाइम को 2 to 5 weeks लग जाते हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पीरियड, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है, बोन स्टेम सेल्स हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, उसके बाद infection, bleeding and neutropenia and thrombocytopenia are major concern until engraftment occurs। ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद जब तक एनग्राफ्ट नहीं हो जाता, जब तक हमारी बॉडी, जो रिसीवर है, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर लेती वो नए स्टेम सेल्स को, तब तक पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है, ब्लीडिंग का रिस्क है। न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आर मेजर कंसर्न्स। जब तक कि एनग्राफ्टमेंट नहीं हो जाता, बॉडी एक्सेप्ट करके रीग्रोन होना स्टार्ट नहीं कर देते स्टेम सेल्स, तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। नेक्स्ट इज द लास्ट रेड important point। ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पीरियड द क्लाइंट रिमेन्स विदाउट any natural immunity under the donor stem cells until the donor stem cells begin to proliferate and engraftment occurs। yes, जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है स्टेम सेल्स का, ट्रांसप्लांटेशन के बाद का जो पीरियड है, तब वो जो पेशेंट है उसके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती, बिकॉज उसकी बॉडी तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। हमने नए जो दिए हैं, अभी तो वो एनग्राफ्टमेंट हुआ भी नहीं, अभी वो प्रोलिफरेट नहीं हो रहे हैं। सो बीच का जो पीरियड है उसके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती, जब तक कि वो नए जो स्टेम सेल्स है, डोनर स्टेम सेल्स है, वो वहां पर जाके प्रोलिफरेट ना हो, एनग्राफ्टमेंट ना हो, तब तक उसके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती। गॉट इट? यस और नो? ओके। अभी कॉम्प्लिकेशंस, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी है। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है फेलियर टू एनग्राफ्ट। एनग्राफ्ट फेलियर मतलब सब कुछ मैच भी हो गया, हमने इंजेक्ट भी कर दिया, ट्रांसप्लांट भी कर दिया, बट वो बोन मैरो में जाके ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं किया बॉडी ने, दे आर नॉट ग्रोइंग, प्रोलिफरेट ही नहीं हुआ। तो फिर क्या फायदा? हमने ट्रांसप्लांट किया, सब किया, बट वो जहां पर जाके उसको सेटल होना था, नए सेल्स बनाने थे, वो ही नहीं हुआ, एनग्राफ्ट ही नहीं हुआ। सो दैट इज फेलियर टू एनग्राफ्ट। इफ द ट्रांसप्लांटेड स्टेम सेल्स fail to engraft, that is called as failure to engraft। the client will die unless another transplantation is attempted and is successful। yes, अगर एनग्राफ्ट फेल हो जाता है और नए सेल्स नहीं बनते हैं, तो हमें फिर से ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे फिर से ट्रांसप्लांटेशन, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, बिकॉज अब उसके पास उसकी खुद की भी इम्यूनिटी नहीं है, नया जो हमने स्टेम सेल्स दिया वो भी ग्रो नहीं कर रहा है। सो सोचो, पेशेंट इन्फेक्शन से ही मर जाएगा पेशेंट। एंड आई हैव सीन वन पेशेंट, उसको बोन में लाइक ब्लड कैंसर था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था सिबलिंग से, उसके भाई से उसको मिला था, बट एनग्राफ्टमेंट सब कुछ हो गया, ट्रांसप्लांटेशन भी हो गया, सब हो गया, बट एनग्राफ्ट ही नहीं हुआ। सो थोड़े दिन बाद वो पेशेंट की डेथ हो गई। सो ये होता है। नेक्स्ट इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक मतलब, हाँ, एलोजेनिक मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनदर अभी पर्सन बचे लीजिए। अनदर पर्सन जब डोनर है, तब ये कॉम्प्लिकेशन होती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, GVHD। ये हमने देखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। व्हाट इज GVHD? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में होता क्या है? कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है, एंड टू प्रिवेंट दिस GVHD हम उसकी इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं पेशेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सब लोग? फेलियर रिसीव नहीं करे जो रिसिपिएंट है ग्राफ्ट।
Rejection. Rejection. There will be graft versus host disease. होस्ट कौन है? अब रिसीवर होस्ट है एंड ग्राफ्ट जो हमने किया है वो अभी एंटीजन हम एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, चलो दूसरे कोई पर्सन में से किडनी निकालकर पेशेंट के अंदर डाली है, उसकी बॉडी के लिए ये फॉरेन बॉडी है, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को ही रिजेक्ट कर देगी. सो दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. ये ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में नहीं होगा बिकॉज उसकी खुद की बॉडी के सेल्स थे, ये सिर्फ एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में ही होता है. बट इसमें कुछ उल्टा होता है. नॉर्मली क्या होता है, कुछ भी अदर टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा, जो पेशेंट है, जो रिसीवर है, उसकी बॉडी जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उस पर अटैक करती है, राइट, उसको रिजेक्ट करती है. इसमें उल्टा होता है, इसमें जो डोनर है, जो ट्रांसप्लांट हमने किया है, वो पेशेंट की बॉडी पर अटैक कर देगा. Let's see what happens in bone marrow transplantation GVHD. Although the recipient cannot recognize the donated stem cells as a foreign or non-self because total immunosuppression. जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी जो डोनेटेड स्टेम सेल्स है, जो नए स्टेम सेल्स है, एज अ फॉरेन बॉडी, की ये फॉरेन बॉडी है, ये हमारे नहीं है. वो ऐसा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी. क्यों? बिकॉज उसकी इम्यूनिटी तो ऑलरेडी डाउन है, वो टोटल इम्यूनोसप्रेसिव है. द इम्यून कॉम्पिटेंट सेल्स ऑफ द डोनर सेल recognize the recipient cell as a foreign body and mount an immune offense against them. अब रिसीवर की इम्यूनिटी डाउन थी बट डोनर की तो स्ट्रॉन्ग थी ना. सो वो डोनेटेड जो नए स्टेम सेल्स है वो रेसिपिएंट को फॉरेन बॉडी समझ के उसके अगेंस्ट जंग छेड़ देते हैं, ऑफेंस स्टार्ट कर देते हैं. देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और रिजेक्शन हो जाएगा. ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इज मैनेज्ड cautiously with immunosuppressive agent to avoid suppressing the new immune system to such an extent that the client becomes more susceptible to infection or transplanted cells stops engrafting. अभी ये GVHD, ये रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें इम्यूनिटी डाउन करनी होगी. पेशेंट की तो ऑलरेडी डाउन है बट ये डोनर सेल्स बहुत ही इम्यूनाइज्ड है और वो अटैक कर रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी हमें डाउन करनी होगी. बट अगर हम उसकी भी डाउन कर देंगे तो फिर एनग्राफ्टमेंट कैसे होगा? सो ये जो इम्यूनोसप्रेशन जो करना होता है वो बहुत केयरफुली कॉशियसली किया जाता है. हम उसकी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं डोनर सेल्स की, बट उतनी ज्यादा भी नहीं करनी है कि एनग्राफ्टमेंट ही ना हो, थोड़ी कम करनी है कि जिससे फाइट ना हो, एटलीस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो. आर यू गेटिंग इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम. हाँ, सो ये चीज एक कॉम्प्लिकेशन है. कोई भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है सो उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन होती है रिजेक्शन. GVHD एक मेन कॉम्प्लिकेशन है. बट नॉर्मल दूसरे जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें पेशेंट की बॉडी डोनर सेल्स पर अटैक करती है. बोन मैरो में उल्टा होता है, पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सो जो डोनर सेल्स है वो पेशेंट की बॉडी पर अटैक करके खुद ही रिजेक्ट हो जाते हैं एंड एंटीजन एंटीबॉडी जंग छिड़ जाती है. सो हमें इम्यूनोसप्रेशन देना होता है बट इतना हद तक नहीं देना है कि वो नए डोनर सेल्स एनग्राफ्ट ही ना हो, वो भी इम्यूनोसप्रेस हो जाए, फिर पेशेंट को इन्फेक्शन और वो सब ज्यादा होगा. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज hepatic veno-occlusive disease. What does this name suggest? Hepatic veno-occlusive disease का मतलब क्या? hepatic veno मतलब hepatic किसके लिए यूज होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? hepatic वर्ड किसके लिए यूज होता है? Liver. लीवर. एंड वीनो वर्ड? वीनो वर्ड Veins. किसके लिए? वीन्स. और ऑक्लूसिव का मतलब देयर इज Obstruction. ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज, तो कॉम्प्लिकेशन है. नाम से ही हमें पता चल गया, हमने उसको डिकोड कर दिया कि कुछ लीवर की वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू दिस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. सो लेट्स स्टडी. ये कॉम्प्लिकेशन है. द डिजीज इन्वॉल्व्स ऑक्लूजन ऑफ द हेपेटिक वीन्यूल्स बाय थ्रोम्बोसिस और फ्लेबाइटिस. यस, ये डिजीज में हेपेटिक वीनो ऑक्लूसिव डिजीज में होता क्या है, जो हेपेटिक वीन्यूल्स है, वेन्स है, वो ऑक्लूड हो जाती है. क्यों? ड्यू टू थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोसिस एंड फ्लेबाइटिस.
साइंस इंक्लूड, हाँ अभी ये कॉम्प्लिकेशन हो गई पेशेंट को बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद, अगर ये हिपेटिक वीनो ऑक्लूसिव डिजीज होता है तो पता कैसे चलेगा? उसके साइंस है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जहां पर लीवर है वहां पर पेन होगा, जॉन्डिस होगा, असाइड्स होगा, वेट गेन होगा एंड हिपेटोमेगाली हो जाएगा. सो दिस आर द साइंस. Early detection is critical because there is no known way to open the hepatic vessels. Yes, जितना अर्ली डायग्नोस कर लोगे, हमें जितना जल्दी पता चल जाएगा कि पेशेंट की वेन्स, लीवर की वेन्स ऑक्लूड हो रही है, उतना जल्दी हमें बचाना होगा. बिकॉज अगर एक बार हो गया तो हम कुछ भी करके उसको ओपन नहीं कर पाएंगे. देयर इज नो नोन वे टू ओपन द occluded hepatic vessels. So it is very important to detect it early. The client will be treated with fluids and supportive therapy. Early detect करके उसको हमें fluids and supportive therapy पर रखना होगा. एक बार हो गया फिर ओपन करना मुश्किल है. So that is why हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइडेंटिफाई करना है. Okay, so that was 3 major complication of bone marrow transplantation या stem cell transplantation. So हमने पूरा stem cell transplantation देखा कि है क्या वो चीज. Okay, नेक्स्ट स्किन कैंसर हमने ऑलरेडी इंटेग्यूमेट्री में देख लिया था. नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया ओके, वो बड़ा है, जितना खत्म होता है देखेंगे. ल्यूकेमिया, व्हाट इज ल्यूकेमिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ल्यूकेमिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ल्यूकेमिया? एनी आइडिया? पहली बार सुना है ल्यूकेमिया वर्ड? आपको क्या पता है ल्यूकेमिया क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी, बट आपको क्या पता है ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर Immature उसके बाद RBC ओके, प्लीज गिव आंसर्स वन बाय वन. एक जन बोलो. साक्षी, यू वर स्पीकिंग समथिंग. किंजल, आप बोल रहे थे कुछ? व्हाट इज ल्यूकेमिया? मैम WBC काउंट लो हो जाता है तो इन्फेक्शन. ओके ओके. ल्यूकेमिया मतलब हम जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया को? blood cancer. ब्लड कैंसर. इट इज अ ब्लड कैंसर. क्यों ब्लड कैंसर बोलते हैं? बिकॉज इसमें ब्लड के सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, ब्लड के सेल्स अफेक्ट होते हैं, इसीलिए ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोलते हैं हम लोग. बट इसमें होता क्या है? व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी इन ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया में क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? एनी आइडिया? ओके, मैं हिंट देती हूँ. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों के तीनों ब्लड काउंट सब डिक्रीज हो जाते हैं ल्यूकेमिया में, सब कम हो जाता है. बट ये तीनों होते क्यों कम है? इसके पीछे का रीजन है. ल्यूकेमिया में मेन विलन है डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी मैं आपको पहले सब कुछ समझा देती हूँ होता क्या है, फिर हम फटाफट स्टडी करेंगे. ओके, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होने से पहले, डब्ल्यूबीसी में आपने देखा होगा 2 टाइप के होते हैं. एक टी सेल्स होता है, एक बी सेल्स होता है, ऐसा होता है. दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, फिर इओसिनोफिल्स, और ऐसे सारे फिल्स वाले होते हैं. ओके, अब ये टी सेल्स बी सेल्स किस में से बनते हैं? लिम्फोब्लास्ट में से बनते हैं. ये जो लिम्फोब्लास्ट है उसका काम है टी सेल्स बनाना, बी सेल्स बनाना उसका काम है. माइलोब्लास्ट में से क्या बनेगा? ये जो सारे ग्रेन्युलोसाइट्स है, जिसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारे जो थे वो माइलोब्लास्ट में से बनते हैं. सो 2 अलग अलग पाथवे होते हैं. पहले सोचो कि ये इमैच्योर बेबी डब्ल्यूबीसी है, उसमें से 2 अलग अलग सेल निकलेंगे, एक निकलेगा लिम्फोब्लास्ट, एक निकलेगा माइलोब्लास्ट. अभी लिम्फोब्लास्ट मैच्योर होगा, वो जो पाथवे है उसको लिम्फोइड पाथवे बोलते हैं, उसमें से मैच्योर होके टी सेल्स बनेंगे एंड
बी सेल्स बनेंगे। माइलोब्लास्ट मैच्योर होगा, उसमें से बेसोफिल्स बनेंगे, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स बनेंगे। सो ऐसा पाथवे होता है। आरबीसी में भी सेम, बेबी आरबीसी होगा, फिर वो मैच्योर होके मेन आरबीसी बनेगा। प्लेटलेट में बेबी होगा, फिर बड़ा होके मैच्योर होगा। सो दिस इज मेन पाथवे। अब ये ल्यूकेमिया में होता क्या है, ये डब्ल्यूबीसी अफेक्ट हो जाता है, एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, बेबी आरबीसी डब्ल्यूबीसी इतना ज्यादा हो जाएगा, एंड ओवर प्रोडक्शन की वजह से वो मैच्योर नहीं हो रहा है, सारे इमैच्योर सेल्स हैं। अभी सोचो बोन मैरो, चलो बोन मैरो इतना है, इतना चलो बोन मैरो है, इसमें इतनी जगह हमने सबको दी है, ये इतनी जगह आरबीसी के मैच्योर होने के लिए, इतनी जगह डब्ल्यूबीसी और इतनी जगह प्लेटलेट के लिए। बट ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी हो गया तो इसने पूरी इतनी सारी जगह ले ली। सोचो आरबीसी के लिए जगह बची, प्लेटलेट के लिए जगह कम बची। सो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ इमैच्योर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी भी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पा रहे, प्लेटलेट भी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पा रही। सो दैट इज वाई आरबीसी भी कम है, डब्ल्यूबीसी मैच्योर वाले कम है, इमैच्योर वाले बहुत ज्यादा है। बट इमैच्योर का हम क्या करें, वो तो फाइट भी नहीं कर सकते, हमें तो मैच्योर चाहिए। सो मैच्योर डब्ल्यूबीसीज भी कम है एंड मैच्योर प्लेटलेट्स भी कम है। सो इन ल्यूकेमिया देयर इज न्यूट्रोपेनिया, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बट मेन विलन कौन है, डब्ल्यूबीसी इमैच्योर। उसमें आरबीसी और प्लेटलेट के साथ कुछ नहीं होता, एबनॉर्मली इमैच्योर डब्ल्यूबीसीज इतने सारे बढ़ जाते हैं कि वो जगह ही नहीं रखते कि नॉर्मल आरबीसीज एंड प्लेटलेट का ग्रोथ हो सके। अंडरस्टूड व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया इज सिंपली ब्लड कैंसर। उसमें मेन पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो डब्ल्यूबीसीज एबनॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। गॉट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। Okay, so let's study leukemia. Leukemia is a group of hematological malignancy involving abnormal overproduction of leukocytes. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें abnormally leukocytes overproduction हो जाना चालू हो जाता है, usually at an immature stage in the bone marrow. सारे immature होते हैं, वो mature नहीं होते, immature इतने सारे WBCs हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो तो mature नहीं होते, दूसरे लोगों के लिए जगह भी नहीं रखते कि वो mature हो सके। The two major types of leukemia are lymphocytic, involving abnormal cells of lymphoid pathway, and myelocytic or myelogenous, involving abnormal cells of myeloid pathway. Yes, दो मेन टाइप्स के ल्यूकेमिया है। हमने देखे कि दो सेल्स होते हैं, एक में से टी सेल्स बी सेल्स बनेंगे, एक में से बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, सारे डब्ल्यूबीसी है। बट ल्यूकेमिया में दो टाइप के हैं, या तो उसने लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स वाले इमेच्योर है, या तो माइलोब्लास्ट वाले इमेच्योर है। गॉट इट? और वो ज्यादा हो गए, या तो टी सेल्स बी सेल्स, इमेच्योर टी सेल्स बी सेल्स बहुत ज्यादा है, या तो ग्रेन्युलोसाइट्स इमेच्योर बहुत ज्यादा है। गॉट इट? दो टाइप के ल्यूकेमिया है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइट्स में से टी सेल्स डब्ल्यू और बी सेल्स बनते हैं, माइलोसाइटिक में से ग्रेन्युलोसाइट्स बनेंगे। ल्यूकेमिया में बी एक्यूट with a sudden onset or chronic with a slow onset and persistent symptoms over a period of years. Yes, ल्यूकेमिया एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब सडन होगा, पेशेंट को अचानक से सिम्टम्स दिखेंगे, दैट इज एक्यूट ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया कैसा होगा, पेशेंट को बचपन से है बट पता ही नहीं चल रहा, धीरे धीरे स्लोली उसको वो बढ़ रहा है ब्लड कैंसर, एंड फिर बड़ा होके पता चलेगा, डायग्नोज होगा कि उसको तो ब्लड कैंसर है। एंड एक्यूट में सडनली पता चल जाता है। सो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कितने टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट हमें पता है एक्यूट होगा, क्रोनिक होगा, और उसमें भी लिम्फोसाइटिक ऐसा होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। दो मेन टाइप है, ल्यूकोसाइटिक एंड माइलोसाइटिक, ये दो मेन टाइप है। अभी ये भी एक्यूट एंड क्रोनिक है, ये भी एक्यूट एंड क्रोनिक है। सो चार टाइप हो गए। सो सिमिलरली एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होगा, मोस्टली लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट इन द बोन मैरो, बहुत सारे इमेच्योर लिम्फोब्लास्ट, जिसमें से टी सेल्स बी सेल्स बनने वाले थे, इमेच्योर लिम्फोब्लास्ट इतने सारे हो गए हैं बोन मैरो में कि वो दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं रख रहे। और ये कब होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया? द ऑनसेट इज यंगर देन 15 ईयर्स। 15 साल की छोटी उम्र में अगर पेशेंट को ल्यूकेमिया होता है और उसमें भी एबनॉर्मल लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, तब हम बोलेंगे कि पेशेंट को एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हुआ है। नाउ क्रोनिक वाला देखते हैं, इसमें ही क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, उसकी सेकेंड टाइप ये है।
सो क्रोनिक में क्या होगा, मोस्टली लिम्फोसाइट ही होंगे, बोन मैरो में बहुत ज्यादा इमेच्योर लिम्फोसाइट होंगे, बट होगा कब, ऑनसेट इज आफ्टर 50 इयर्स, बिकॉज क्रोनिक है, स्लोली स्लोली होगा, पता भी नहीं चलेगा। सेकेंड माइलोसाइटिक वाला था, सो एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया, उसमें बोन मैरो के अंदर इमेच्योर माइलोब्लास्ट होंगे, जिसमें से न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स वो बनने वाला था। होता कब है, द ऑनसेट इज बिटवीन 15 इयर्स टू 39 इयर्स की एज में हो सकता है ये वाला ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया में मोस्टली ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब माइलोब्लास्ट में से ग्रेन्युलोसाइट्स बनते थे, वो थोड़ा मैच्योर हो गए, बट अभी चलो माइलोसाइट्स में से ये बेसोफिल्स के बेबी सेल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स के बेबी सेल्स एंड इओसिनोफिल्स के बेबी सेल बने, बट वो अभी मैच्योर नहीं हो पाए, बट ग्रेन्युलोसाइट्स बन गए बिकॉज वो स्लोली स्लोली ग्रो हो रहा था। सो ग्रेन्युलोसाइट्स है अभी, माइलोब्लास्ट नहीं है। एंड एज ऑफ फोर्थ डेकेड मतलब 40s की एज में, 40s की साल में, 40, 41, 42, 49 तक। सो फोर्थ डेकेड है, तब हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट को क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया है। गॉट इट? तो पता चल रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो? टेल मी समथिंग। From acute myelogenous once. एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ओके। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया में क्या होता है, बोन मैरो के अंदर बहुत सारे इमैच्योर माइलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। एंड माइलोब्लास्ट क्या है, व्हाट इज माइलोब्लास्ट? व्हाट इज माइलोब्लास्ट, मिस जयंती? माइलोब्लास्ट में से क्या बनता है? इसमें से ओके, मैं आपको फिर से समझाती हूँ पूरा पैथोफिजियोलॉजी। चलो, ये बेबी ल्यूकोसाइट है, बेबी वाला, छोटा है, अभी इमैच्योर है, बहुत छोटा सेल है। उसमें से दो मेन सेल्स निकले, ये निकला लिम्फोसाइट, बट ये भी अभी छोटा है, बेबी है, बेबी लिम्फोसाइट निकला, और ये बेबी माइलोब्लास्ट निकला। लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट दो इमैच्योर है, फिर वो मैच्योर हो गए, चलो अब बड़े हो गए। अब ये बड़े हो गए, तो इसने तीन चीजों को लाइक उसमें से निकाला। ये लिम्फोब्लास्ट है, उसमें से बी सेल्स निकले एंड टी सेल्स निकले, राइट? अभी वो भी बेबी है, छोटे छोटे हैं, वो थोड़ा टाइम लेंगे, फिर वो बड़े होंगे, अब वो फाइट करने के लिए रेडी है। बेबी माइलोब्लास्ट मैच्योर हो गया, अब बड़ा माइलोब्लास्ट हो गया, उसमें से तीन चीजें निकली, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, इसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। पर अभी भी ये छोटे हैं, इमैच्योर है, फिर वो थोड़ा टाइम लेंगे और ये मैच्योर होंगे। सो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया में ये माइलोब्लास्ट है ना, ये ही प्रेजेंट होता है। इमैच्योर बेबी वाला जो माइलोब्लास्ट है, ये ही प्रेजेंट होगा उसके अंदर। बोन मैरो के अंदर बहुत सारे माइलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, उसमें से अभी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स बने ही नहीं है, वो अभी इमैच्योर इतने ज्यादा माइलोब्लास्ट है। गॉट इट? यस यस और मैम। नो? यस। मिस जयंती, पता चला आपको? Yes, ma'am. हाँ। और क्रोनिक माइलोजिनस में क्या है, वो आगे तो बढ़ गया है, सो अभी बेबी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओफिनिल्स है, तो अभी ग्रेन्युलोसाइट्स तो है, बट वो भी इमैच्योर है, मैच्योर वाले नहीं है। गॉट इट? Yes, यस ma'am. मैम। Okay, so this is leukemia. Leukemia affects the bone marrow, causing anemia, leukopenia, and production of immature cells, thrombocytopenia, and decline in immunity. Leukemia bone marrow पर ही affect होता है, bone marrow में ही ज्यादा ये problem होता है, उसकी वजह से anemia होगा, because RBCs को mature होने के लिए जगह ही नहीं बची। Leukopenia होगा, mature WBCs तो है ही नहीं, so there will be production of immature cells. Immature WBC बहुत सारे हैं, बट मैच्योर कम है, सो ल्यूकोपेनिया है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्लेटलेट के लिए भी जगह नहीं बची, सो धीरे धीरे इम्यूनिटी तो डाउन हो जाएगी, बिकॉज वो इमेच्योर तो फाइट कर नहीं सकते, अभी छोटे हैं, छोटा बच्चा है, तो वो कैसे फाइट करेगा? मैच्योर होगा तभी फाइट कर सकता है, मैच्योर तो हुए ही नहीं है, सो इसीलिए इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। द कॉज इज अननोन and appears to have genetically damaged cells, leading to the transformation of the cells from a normal state to malignant state. Yes,
क्यों होता है ल्यूकेमिया पता नहीं है, बट ऐसा सोचा जाता है कि जेनेटिकली कुछ डैमेज होता होगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल होना चाहिए कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट बनना चाहिए, फिर वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद वो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, उसकी जगह मैलिग्नेंट हो गया एंड एब नॉर्मली लाइक बोन मैरो ने इतने ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनाने स्टार्ट कर दिए कि उसको मैच्योर होने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो ये एक माना जाता है। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड किसकी वजह से हो सकता है ल्यूकेमिया, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसको जेनेटिकली एबनॉर्मल है, वायरल इन्फेक्शन होता है कुछ तो भी हो सकता है, उसको इम्यूनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी बहुत डाउन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने देखे थे, एक्सपोजर टू रेडिएशन, केमिकल कार्सिनोजेंस, मेडिकेशंस सच एज प्रीवियस कीमोथेरेपी की वजह से भी माइलोसप्रेशन होता है, सो उसकी वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। हमने इतने ज्यादा कीमोथेरेपी दे दी कि अभी बोन मैरो ने एबनॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया एंड इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज एंड वो सब स्टार्ट हो गया, सो उसकी वजह से भी ल्यूकेमिया हो सकता है। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। नाउ लेट्स सी द असेसमेंट। ल्यूकेमिया के बारे में पता चला, कोई भी आपको पूछे व्हाट इज ल्यूकेमिया, सो यू शुड नो दिस। ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर जिसमें होता क्या है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, so there will be no mature RBC, no mature WBC, no mature platelets. Got it? यस मैम। ओके, नाउ असेसमेंट। जिस भी पेशेंट को ल्यूकेमिया होगा उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेसेस, इम्यूनिटी डाउन है तो इन्फेक्शंस एंड इलनेसेस तो होगी ही, देयर विल बी एनोरेक्सिया, फटीग, वीकनेस एंड वेट लॉस, अनीमिया, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, अनीमिया होगा तो HB भी कम होगा, हेमेटोक्रिट भी कम होगा। व्हाट इज हेमेटोक्रिट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, हेमेटोक्रिट का मतलब क्या, HB तो पता होगा, हेमेटोक्रिट मतलब आरबीसी। हेमेटोक्रिट प्लाज्मा के अंदर पानी जो हम बोलते हैं ब्लड के अंदर, सो उसके अंदर कितने आरबीसीज है तो वो हेमेटोक्रिट लेवल से पता चलता है, सो हेमेटोक्रिट भी कम होगा। देयर विल बी palpitations, tachycardia, orthostatic hypotension, new student what is this, orthostatic hypotension, new students what is orthostatic hypotension? पोजीशन चेंज करेंगे तब बीपी डिक्रीज हो जाएगा। Yes. When client is changing the position, the BP drops. There will be pallor, dyspnea on exertion होगा patient को, decreased platelet count होगा, overt bleeding, platelet count कम है so कभी भी ऐसे ओवरली ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक नोज ब्लीड होगा, दैट इज कॉल्ड एज एपिस्टेक्सिस, गम ब्लीडिंग होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगा, हिमेच्यूरिया होगा, इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर फीमेल्स मेंसेस पर है तो, एंड ऑकल ब्लीडिंग मतलब स्टूल में ब्लड होगा जो हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, सो कहीं से भी ऐसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अदर सिम्टम्स आर एकाइमोसिस एंड पेटेकी, व्हाट इज दिस, ખબર છે તમને, નોટબુકમાં નહીં લખ્યું ને, online students what is ecchymosis, old students tell me, ecchymosis fatigue क्या है, what does it indicate? Ma'am, ecchymosis is bluish, bruising. Bruising, ecchymosis, petechiae, purpura. Okay, let And me write it. petaki is a bluish. परप्यूरा, ये तीनों का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग, ये तीनों का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है। उसमें सिम्टम्स अलग अलग दिखेंगे। एकाइमोसिस में क्या होता है, रेड रेड ऐसे धब्बे पड़ जाता है, अंदर ब्लीडिंग होता है तो कैसा रेड रेड हो जाता है जैसे। पेटेकीज में लाइंस हो जाएगी ऐसे,
पेटिकियल लाइंस पड़ जाएगी ब्लीडिंग की वजह से। एंड परप्यूरा में थोड़े छोटे छोटे रेड रेड डॉट्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे रेड रेड डॉट्स हो जाएंगे। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। सो तीनों का मतलब होता है कि अंदर पेशेंट को ब्लीड हो रहा है। जब भी पेशेंट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है एकाइमोसिस, पेटिकी एंड परप्यूरा, उसका मतलब समझना है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है कहीं पर। जो भी ब्लीडिंग रिस्क वाले पेशेंट होते हैं ना, उनमें ये चीजें देखने को मिलती है। सो जब भी ये तीनों वर्ड आए, इट इंडिकेट्स इंटरनल ब्लीडिंग। गॉट इट? न्यू स्टूडेंट्स प्लीज राइट इट डाउन, भूलना नहीं है ओल्ड स्टूडेंट्स की तरह। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर एब्रेशंस और लैसरेशंस। कुछ छोटी चीज भी लग जाती है, ऐसे एब्रेशन और लैसरेशन होगा तो भी ब्लीडिंग चालू ही रहेगा लंबी टाइम तक, बिकॉज प्लेटलेट्स ही कम है। देयर विल बी एलिवेटेड टेम्परेचर, enlarged lymph nodes, spleen and liver, so there will be hepatosplenomegaly and lymphadenopathy. enlarged lymph nodes को lymphadenopathy बोलते हैं, spleen and liver enlarge हो जाएगा तो hepatosplenomegaly बोलेंगे। हेडेक होगा, बोन पेन एंड जॉइंट स्वेलिंग हो जाएगा, नॉर्मल, एलिवेटेड और रिड्यूस WBC काउंट। नॉर्मल क्यों? बिकॉज मैच्योर और इमेच्योर दोनों को कंबाइन करके देखे तो नॉर्मल, एलिवेटेड इमेच्योर वाले, रिड्यूस्ड मैच्योर वाले, सो दैट विल बी नॉर्मल, एलिवेटेड, रिड्यूस्ड WBC काउंट। हमें जब हम सीधा WBC देखेंगे तो वो हमें नॉर्मल दिखेगा, बट डिफरेंशियल WBC काउंट देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि मैच्योर कितने हैं, इमेच्योर कितने हैं। सो दोनों को कंबाइन करें, मैच्योर एंड इमेच्योर को कंबाइन करें तो नॉर्मल होगा, एलिवेटेड इमेच्योर वाले होंगे एंड रिड्यूस मैच्योर वाले कम होंगे। पॉजिटिव बोन मैरो बायोप्सी आइडेंटिफाइंग ल्यूकेमिक ब्लास्ट फेज सेल्स। अगर बायोप्सी करेंगे, बोन मैरो का सैंपल निकाल के चेक करेंगे तो उसके सैंपल में इतने सारे ल्यूकेमिक ब्लास्ट, मतलब बहुत सारे इमेच्योर WBC आपको देखने को मिलेगा। सो मैं इमेच्योर फेज में आपको सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, सो इट इंडिकेट्स पॉजिटिव ल्यूकेमिया। गॉट इट? यस और यस नो? मैम, यस। ओके। नाउ ल्यूकेमिया में WBC, मैच्योर WBC कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क है। सो हम इन्फेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर RBC प्लेटलेट्स कम हो जाता है, सो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, सो उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड फटीग, जो पेशेंट के RBC कम होते हैं, अनेमिक होता है, उसको बहुत फटीग होता है, सो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक सेल्स की वजह से क्या होता है वो हम देखेंगे। एंड फिर मेन इंटरवेंशन उसकी, उसमें कुछ ट्यूमर नहीं है कि हम निकाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, उसके सेल्स एबनॉर्मल है तो उसको कीमो ही देना पड़ेगा। सो लास्ट में वो स्टडी करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ल्यूकेमिया, जो हम कल देखेंगे। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, कटिंग वो हम कल देखेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो ऐसे स्टेम सेल्स जिसमें से ब्लड प्रोडक्शन होता है वो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। दो मेथड से किया जाता है, बोन मैरो में से या पेरिफेरल ब्लड में से। पेरिफेरल ब्लड में से लेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, एक पूरी मशीन होती है जिसमें 4 से 6 घंटा टाइम लगेगा एंड फिर हम पेशेंट को दे सकते हैं। बोन मैरो में अगर लाइक एलोजेनिक है, दूसरा कोई पर्सन डोनेट करता है तो सीधा निकाल के रिसीवर को दे देंगे। ऑटोलोगस है तो उसको स्टोर करेंगे, बट उसमें उतनी लंबी प्रोसेस नहीं होती। हाँ, ऑटोलोगस में हमें फिल्टर करना पड़ता है बिकॉज उसके अंदर कैंसर के भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे। बाकी हेल्दी वाले में फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये करना क्यों जरूरी है? अगर आप नहीं करोगे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन तो पेशेंट की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन की वजह से ही उसकी डेथ हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा तो। टाइप्स हमने देखे थे, एक एलोजेनिक देखा, एक सिंजेनिक देखा और ऑटोलोगस देखा। और एलोजेनिक मतलब कौन सा डोनर होगा? एलोजेनिक मतलब डोनर कौन होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिबलिंग। सिबलिंग, सिर्फ सिबलिंग ही हो सकते हैं, ओनली सिबलिंग्स, पेरेंट्स कोई भी भी, कोई भी कोई पर्सन। भी पेशेंट के सिवाय कोई भी हो सकता है। इधर सिबलिंग है, स्पाउस है, पेरेंट्स है, रिलेटिव है, नॉन रिलेटेड पर्सन कोई भी, बट अदर देन पेशेंट, दैट इज एलोजेनिक। सिंजेनिक में कौन डोनेट कर सकता है? सिंजेनिक में कौन डोनेट कर सकता है? आइडेंटिकल ट्विन। ओनली आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब एक ओवम में से जो डेवलप हुए हैं, दे विल शेयर ओनली वन प्लासेंटा, उनके बीच में एक ही प्लासेंटा होता है। सो ऐसे ट्विन्स डोनेट कर सकते हैं, दैट वो अगर डोनेट करेंगे तो सिंजेनिक डोनेशन होगा। ऑटोलोगस में कौन डोनर होगा? सेल्फ।
क्लाइंट खुद ही होगा, क्लाइंट हिमसेल्फ विल बी द डोनर। पहले जब स्टेबल फेज होगा तब निकाल देंगे उसके, एंड फिर उस जब जरूरत पड़ेगी तब हम एडमिनिस्टर करेंगे। फिर हमने उसकी प्रोसीजर देखी कि ये पूरा होता कैसे है, पूरा ट्रांसप्लांटेशन। सो पहले हार्वेस्ट किया जाता है, निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है स्टेम सेल्स को एंड अदर सेल्स को। हमें सिर्फ स्टेम सेल्स चाहिए, तो पहले हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग मतलब हम इम्यूनिटी डाउन कर रहे हैं पेशेंट की, एंड बोन में जगह क्रिएट कर रहे हैं नया मैरो इंसर्ट करने के लिए, दैट इज कंडीशनिंग। नाउ वी आर ट्रांसप्लांटिंग द स्टेम सेल्स। सो मेन सेंट्रल सीवीपी लाइन से हम सारे स्टेम सेल्स आईवी से, इन्फ्यूजन से, पुश से हम अंदर इन्फ्यूज कर देंगे। हम इन्फ्यूज कर देंगे तो अब सारे स्टेम सेल्स ट्रैवल करके बोन मैरो के अंदर चले जाएंगे, वहां पर सेटल होंगे एंड फिर वहां पर ग्रो होंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज एनग्राफ्टमेंट। वहां पर वो प्रोलिफरेट होंगे। हमें कैसा पता चलेगा कि प्रोलिफरेट हो रहे हैं? सो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड इसमें 2 to 5 वीक जितना टाइम तो लगता है। बट ये जो पीरियड है, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया एंड एनग्राफ्टमेंट अभी हुआ नहीं है, बीच का जो पीरियड है, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पीरियड, जब तक कि एनग्राफ्टमेंट नहीं हो जाता तब तक इन्फेक्शन का एंड ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज पेशेंट न्यूट्रोपेनिक भी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक भी है, अभी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज नहीं है। सो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? What is the really important point? What is the really important point? Online students, what is really important point? आप सो रहे थे जब पढ़ाया तब, कि नहीं पता चला था? ओके, कल रीड करके आना, कल फिर से पूछूंगी। नेक्स्ट हमने स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की कॉम्प्लिकेशन देखे। देयर आर 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस: फेलियर टू एनग्राफ्ट, GVHD इन एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, एंड हिपेटोवीनो ऑक्लूसिव डिसीज। फेलियर टू एनग्राफ्ट में क्या होता है? हमने ट्रांसप्लांट भी कर दिया, सब हो गया, बट अभी वहां पर वो जाके ग्रो ही नहीं हुआ, लाइक प्रोलिफरेट ही नहीं हुआ, वहां पर कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुआ है, बट सिर्फ फेल हो गया कि वो ग्रो नहीं हो पाया। एंड अगर हम इमीडिएटली फिर से ट्रांसप्लांटेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसमें GVHD में क्या होगा है? There are rejection. रिजेक्शन। अब रेसिपिएंट सेल्स होस्ट को ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर रहा है, जो रिसीवर की बॉडी है वो डोनर की सेल्स को रिजेक्ट कर रहा है। इसमें Yes. रेसिपिएंट की बॉडी डोनर सेल्स को रिजेक्ट कर रही है। यस और नो? Yes. ओके, अदर स्टूडेंट्स? इसमें अपोजिट होता है मैम, डोनर का रिजेक्ट करता है। यस साक्षी, रिमेम्बर दिस थिंग। नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? रेसिपिएंट डोनर सेल्स को रिजेक्ट कर देता है, बट इसमें जो रेसिपिएंट है उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है, सो उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये फॉरेन बॉडी है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगी। डोनर सेल्स अच्छे हैं, सो डोनर सेल्स रेसिपिएंट की बॉडी को रिजेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन छेड़ रहे हैं, एंड वो ऐसे सेट नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारे लिए फॉरेन बॉडी ऐसा करके फाइट करके एनग्राफ्टमेंट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट इज हिपेटो। अंडरस्टूड साक्षी? Yes, ma'am. Yes.
अभी ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। हिपेटिक वीनो ऑक्लूसिव डिजीज में क्या होता है, लीवर की वेन्स ऑक्लूड हो जाती है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और फ्लेबाइटिस। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से ऑक्लूड हो जाती है। हमें कैसे पता चलेगा ऑक्लूड हो गई? सो राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन होगा, जॉन्डिस होगा, असाइट्स होगा, वेट गेन, लाइक हिपेटोमेगाली हो जाएगा। सो ये सारा चीजें होगी। जितना अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे उतना फायदा होगा, बिकॉज एक बार अगर हो गया ऑक्लूजन तो फिर उसको ओपन करना, लाइक नो, देयर इज नो वे, वी कैन नॉट ओपन इट। फिर हमने ल्यूकेमिया देखा। ल्यूकेमिया का मतलब क्या? No. कैंसर। दैट इज अ ब्लड कैंसर। होता क्या है इसमें? immature WBC देयर इज growth. ओवर प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज। अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है? देयर विल बी न्यूट्रोपेनिया, लैक ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लैक ऑफ मैच्योर प्लेटलेट्स, एंड अनीमिया, लैक ऑफ मैच्योर आरबीसीज। ये होता है। मेन दो टाइप के ल्यूकेमिया होते हैं, लिम्फोसाइटिक और माइलोसाइटिक। लिम्फोसाइटिक में जो टी सेल्स बी सेल्स बनते हैं ना, वो उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। सो वो इमेच्योर ज्यादा है। माइलोसाइटिक में माइलोइड जो माइलोब्लास्ट है वो ज्यादा है, बट इमेच्योर वाले। फिर ल्यूकेमिया एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट इमीडिएट सडन ऑनसेट होगा, क्रोनिक टाइम लगेगा। सो हमने उसके अकॉर्डिंग ये दो और ये दो को मिला के 4 कर दी कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? लिम्फोसाइटिक में लिम्फोब्लास्ट होंगे, माइलोजिनस में माइलोब्लास्ट होंगे। बट क्रोनिक माइलोजिनस में क्या होगा? अभी वो लाइक ओके, इसमें भी डिफरेंस है। पहले में लिम्फोब्लास्ट है, मैंने रीड में, इसमें लिम्फोब्लास्ट है और इसमें लिम्फोसाइट्स है। जो टी सेल्स बी सेल्स है वो बन गया है, बट अभी इनमैच्योर है। इसमें माइलोब्लास्ट है जिसमें से वो बनेगा, और इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स है, बिकॉज माइलोसाइट्स में से ग्रेन्युलोसाइट्स बनता है, लिम्फोब्लास्ट में से लिम्फोसाइट्स बनेंगे। सो वो इमैच्योर होंगे जो भी है वो। ओके हमने असेसमेंट देखा कि जो भी ल्यूकेमिया वाले पर्सन होते हैं उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उतना उस ये देखा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं क्यों इतना स्लोली समझा रही हूँ? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ल्यूकेमिया कहाँ से क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज ल्यूकेमिया, फिर 4 ऑप्शंस होंगे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको ट्विस्ट करके पूछेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ल्यूकेमिया है क्या, होता क्या है, तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे नॉलेज एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो इसमें पता चला क्या है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार रेड पॉइंट जो तो ये फरी एक बार समझावे तो। मना क्या है, ये नहीं बनाती कोई। So during post-transplantation period, the client remains without any natural immunity until the donor stem cells begin. तो ठीक जवाब सही बात। Kriji, please mute yourself. Okay. So begins to proliferate and है? engraftment. ओके सो हमने यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम लगता है, फिर एनग्राफ्टमेंट होता है, राइट। सो ये बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन फेज। ये एक पीरियड है कि अभी एनग्राफ्टमेंट नहीं हुआ है। एनग्राफ्टमेंट मतलब क्या, कि जब वो सेल्स बोन मैरो के अंदर तो चले गए हैं, बट वहां पर वो एक्सेप्ट हो जाएंगे एंड फिर उसमें से नए डब्ल्यूबीसीज, मैच्योर डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट बनना स्टार्ट होगा। सो दैट इज एनग्राफ्टमेंट। जब तक कि एनग्राफ्टमेंट नहीं हो जाता, एनग्राफ्टमेंट नहीं हो जाता, सो ये बीच का जो पीरियड है तब तक पेशेंट के पास कोई भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती। सो ट्रांसप्लांटेशन हो जाने के बाद ये जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पीरियड। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड पेशेंट डज नॉट हैव एनी नेचुरल इम्यूनिटी until ये जो एनग्राफ्टमेंट नहीं हो जाता, until the donor stem cells begins to proliferate and engraftment occurs। एक बार एनग्राफ्टमेंट हो गया फिर उसके पास इम्यूनिटी आ जाएगी, अब उसके पास डब्ल्यूबीसी है फाइट करने के लिए, बट तब तक के पीरियड के बीच में उसके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती। सो इतना याद रखना है, ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पीरियड द पेशेंट डज नॉट हैव एनी नेचुरल इम्यूनिटी। सो इसको इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होगा। गॉट इट? यस मैम।
Okay. Any other doubts? Other students? I hope, I guess no doubts, कोई बोल नहीं रहा है. So कल संडे है, कल हमारी छुट्टी होगी. मंडे 9 o'clock को हमारा रेगुलर क्लास है. लिंक ऑलरेडी ओपन हो गई है. सो यू कैन गिव द टेस्ट इन 2 days. मंडे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ओके. एंड आफ्टर टेस्ट यू कैन आस्क फॉर द आंसर की अगर आपको चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा. सो आई विल शेयर द आंसर की विथ यू. Okay, see you directly on Monday at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ma'am.